रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। फ्री एस लर्निंग के साथ मनाए ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे। इस ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे पर बैरियर ब्रेक लेकर आए हैं 1 महीने का फ्री एस लर्निंग सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको मिलेंगे 21 एस बाइट्स और 11 कोर्सेज। CPSEC सर्टिफिकेशन की तैयारी के लिए एकदम सही। फ्री सब्सक्रिप्शन पाने के लिए बैरियर ब्रेक एस लर्निंग पर जाएं। याद रहे ace.barrierbreak.com यानी कि ace.barrierbreak.com पर। यहाँ पर प्रो मंथली प्लान चुनें। फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए कोड है GAAD25। बोनस अलर्ट, ईयरली सब्सक्रिप्शन लेने पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन पाएं मुफ्त। दोस्तों, ये ऑफर सीमित समय के लिए है, तो इंतजार न करें, इस अवसर का लाभ उठाएं और पहुंच से जुड़ी सभी चीजों के कोर्स पर अपनी पहुंच बनाएं। इस साल ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को बनाएं फ्री एस लर्निंग के साथ एकदम खास। आ रहा है वो उत्सव जो हर दिल से जुड़ता है, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा 2025। 10 से 12 अक्टूबर तक गोवा के पणजी में मनाया जाएगा एक ऐसा जश्न जो समावेशिता का प्रतीक है। यहाँ मिलेगा हुनर को मंच, सबको बराबरी का दर्जा और ढेर सारी खुशियाँ, डांस, संगीत, कला, कहानियाँ, नई टेक्नोलॉजी, गेम्स और भी बहुत कुछ। हर कोई इसमें भाग ले सकता है, चाहे आप कलाकार हो, सहयोगी हो या दर्शक। पर्पल फेस्ट आपका इंतजार कर रहा है। पूरी जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर देखिए पर्पल फेस्ट गोवा या लॉग इन करें www.purplefest.goa.gov.in। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। नए नए मेहमानों से हम आपको मिलवा रहे हैं और नए नए टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। एक और नई सीरीज हम शुरू कर रहे हैं विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के साथ। इसमें हम बात करेंगे डिसेबिलिटीज के कुछ और नए मुद्दों पर, उनकी रिसर्च के बारे में, जो उनकी रिपोर्ट्स आती हैं उसके बारे में। आज का शो विधि सेंटर के साथ हम कोलैबोरेशन में कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग, स्पेसिफिकली इन दिल्ली। इन जनरल हम पूरे इंडिया को कवर करेंगे। जो एक्सेसिबिलिटी पे काम करते हैं, इस पर अपनी नजर रखते हैं, उनके लिए शो बहुत खास है। एक्सेसिबिलिटी वैसे भी पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या इस पर विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी ने रिसर्च की है? क्या लेटेस्ट है आपके लिए, इस शो में बात करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। सौम्या जैन जी हैं, जो विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में रिसर्च फेलो है डिसेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी टीम में। और साथ ही साथ हमारे साथ एडवोकेट राहुल बजाज साहब हैं, जो को फाउंडर है मिशन एक्सेसिबिलिटी के और कंसल्टेंट है विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी के साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच दानिश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया को बुलाने के लिए। थैंक यू दानिश। सौम्या जी, आपसे शुरू करते हैं। इससे पहले कि मैं आपकी रिसर्च पे आऊं, जो काम आप कर रहे हैं उस पे आऊं, मैं सिंपली जानना चाहता हूं कि जो एक्सेसिबिलिटी है पब्लिक बिल्डिंग्स की, वो आरपीडी एक्ट से पहले और आरपीडी एक्ट के बाद क्या बदलाव आया है, इसके ऊपर हमारे लिसनर्स को एक ओवरव्यू दीजिए। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के बाद जो मेन बदलाव आया है वो है एक एक्सेसिबिलिटी के लिए जो डेडिकेटेड प्रोविजंस हैं सेक्शन 40 से सेक्शन 46 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंडर। उसमें स्पेसिफिकली पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए पहले तो ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाएंगे पब्लिक बिल्डिंग्स की एक्सेसिबिलिटी के लिए, और उसके बाद जो भी इंडिया में उसके बाद जो भी पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी उसमें जिसको भी बनाना है उसको बिल्डिंग परमिशंस चाहिए होती हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं अपने बिल्डिंग के लिए। लेकिन ये सर्टिफिकेट्स उन्हें तभी मिलेंगे जब वो एक्सेसिबिलिटी रूल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं उनके कंप्लायंस में होंगे, और अगर वो कंप्लायंस में नहीं होंगे तो फिर उनको ये परमिशंस नहीं मिल पाएंगे। तो एक ये बहुत इम्पॉर्टेंट प्रोविजन है जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर है।
दूसरा, ये तो नई बिल्डिंग्स की बात है। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, जो ऑलरेडी बिल्डिंग्स बन चुकी हैं, अब जो नई बिल्डिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं, उन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, प्राइवेट बिल्डिंग्स नहीं, ये पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए जो है ये प्रोविजन कि पब्लिक बिल्डिंग्स जो एग्जिस्टिंग हैं उनको भी टाइम बाउंड मैनर में, जिसका टाइम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में नोटिफाई किया गया था, उसके अंडर सारी पब्लिक बिल्डिंग्स को भी एक्सेसिबल रेट्रोफिट किया जाए, जिससे वो एक्सेसिबल बन जाए। तो ये दो स्पेसिफिक एक जो प्रोविजंस हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंडर, जो न्यू और एग्जिस्टिंग दोनों पब्लिक बिल्डिंग्स की एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर करने के लिए इंट्रोड्यूस हुए थे। जी राहुल साहब, मैं आपसे भी सेम क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मुझे आपसे ये जानना है, एक तो यही कि आरपीडी एक्ट से पहले और बाद में फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में क्या चेंजेस हुए हैं। दूसरा, अपने लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए मुझे ये जानना है, इसमें एमएसजेई के अलावा कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो इंश्योर करते हैं पब्लिक प्लेसेस की एक्सेसिबिलिटी, क्योंकि इसमें अर्बन मिनिस्ट्री भी आती है, इसमें और डिपार्टमेंट भी आते हैं, समय समय पर गाइडलाइंस भी आते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड भी है। तो इन दो चीजों पर आपकी क्लैरिटी चाहता हूँ। बिल्कुल दानिश जी, तो जो आपने दो चीजें पूछी, जो फर्स्ट वाला था कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के पहले और बाद क्या फर्क आया है। देखिए, जो 1995 वाला हमारा स्टैट्यूट था उसमें जनरल प्रोविजंस तो थे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैज टू बी एक्सेसिबल, पब्लिक बिल्डिंग्स हैव टू बी एक्सेसिबल, बट उसमें ये था कि टू द एक्सटेंट, आई थिंक सेक्शन 44 था उसमें भी, जितना मुझे याद है, उसमें टू द एक्सटेंट पॉसिबल वाला कैविएट था। तो देयरफॉर दैट अंडर द प्रीवियस रेजिम यूज्ड टू सर्व एज एन एस्केप हैच, कि जिसको नहीं कंप्लाई करना वो उस तरीके के एक्सक्यूजेस ले सकता है कि भैया ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। जो नया एक्ट है, जैसे सौम्या ने बताया, सेक्शन 44 में कहा गया है कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा ही नहीं जब तक आप एक्सेसिबिलिटी नॉर्म से कंप्लाई नहीं करोगे। ये चीज इज अ न्यू डेवलपमेंट, और इसमें कोई कैविएट्स नहीं है कि दिस इज सब्जेक्ट टू पॉसिबिलिटी या फिजिबिलिटी, राइट। तो स्ट्रेंथन हुआ है मैंडेट टू एंश्योर एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स एंड रेट्रोफिटिंग का तो जैसे मैम ने बताया ही, बट इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट प्रोविजन जो है सेक्शन 45(2) में, वो ये है जो बहुत कम इम्प्लीमेंट हुआ है अभी तक हमारे देश में, दैट you need to make the appropriate government has to prepare an action plan to prioritize the accessibility of certain categories of buildings, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, सच इम्पॉर्टेंट पब्लिक प्लेसेस, उनके लिए एक डेडिकेटेड एक्शन प्लान बनाना जरूरी है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यू फीचर है नए एक्ट का, जो यूएनसीआरपीडी इंडिया सिग्नेटरी बना है, इस वजह से गवर्नमेंट ने इस एक्ट में ये सब चीजें लाई हैं, बिकॉज ये सब उन्हीं से आती हैं, यूएनसीआरपीडी से, करेक्ट। अब दूसरा, तो ये तो एक बात हो गया। तो जैसे आपने खुद ही अपने सवाल में ही आइडेंटिफाई किया, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इज एन इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर, बिकॉज जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उनको इंश्योर करना होता है। फिर उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन द एरिया ऑफ public infrastructure that we are talking about, other ministries may also get involved. For example, जैसे म्यूजियम्स की बात होती है, हम लोग बोलते हैं कि ब्लाइंड लोगों के लिए म्यूजियम्स में ऑडियो गाइड होने चाहिए, राइट। अगर आप अमृतसर गए होंगे तो वहां पे एक ऑडियो गाइड मिलता है म्यूजियम में, वैसा और देश में अभी नहीं हो रहा है ये चीज। तो उसके लिए टूरिज्म एंड कल्चर मिनिस्ट्रीज जो है उनका भी इंपॉर्टेंट रोल आता है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री का है, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो तो लॉ मिनिस्ट्री का है। तो ऐसे डोमेन एक्सपर्टीज भी इसमें रेलेवेंट रहते हैं। बिल्कुल सौम्या जी, इससे पहले कि मैं आपकी स्टडी पे आऊं, ये तो हमने बात की कि एक्ट क्या कहता है और कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। आज की डेट में करंट स्टेटस क्या है एक्सेसिबिलिटी का, फिजिकल तौर पे अगर हम बात करें? तो हमने जैसे ये रिसर्च स्टार्ट करी थी, तो हम लोगों ने काफी सारे स्टेक होल्डर्स, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, आर्किटेक्ट्स, अर्बन प्लानर्स और एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट्स, रिसर्च स्कॉलर्स, ऐसे कई तरह के स्टेक होल्डर्स से हमने बात करी थी, ये जानने के लिए कि पब्लिक बिल्डिंग की एक्सेसिबिलिटी इंडिया में
और जैसे कि आपने भी शुरू में बताया हमारा फोकस दिल्ली में था, तो दिल्ली में किस तरह की है। तो बदलाव आया है 2016 एक्ट के। अभी जो प्रोविजंस बताए गए हैं, राहुल ने बताया, मैंने बताया, उनके बाद और जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन DPWD ने जो स्टार्ट किया है, उसके बाद चेंजेस हैं, काफ़ी सारे गवर्नमेंट ऑफिसेज में चेंजेस आए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स को देखें, पब्लिक पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के अकाउंट सुने, या आप खुद ही जाकर किसी भी, जैसे मॉल्स हो गए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हो गए, ऐसी पब्लिक स्पेसेस पे आप जाएं, मार्केट्स हैं जो जैसे दिल्ली के फेमस मार्केट्स हैं, तो कई तरह के इनएक्सेसिबल फीचर हमें देखने मिलते हैं, जैसे रैंप नहीं होना या ब्रोकन रैंप होना, स्लिपरी फ्लोर होना या टैक्टाइल नहीं होना, पार्किंग, एक्सेसिबल ड्रिंकिंग वाटर, ये फैसिलिटीज ना होना, टॉयलेट्स ना होना एक्सेसिबल। तो ऐसे कई बैरियर्स देखे गए हैं। तो कह सकते हैं कि पब्लिक बिल्डिंग्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो इस तरह एग्जिस्टिंग है इंडिया में और दिल्ली में, वो लैकिंग है, और उसको एक्सेसिबल बनाने की काफी पोटेंशियल है और काफी नेसेसिटी है। करेक्ट। राहुल साहब, मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था कि आरपीडी एक्ट कितने परसेंट देश में इम्प्लीमेंट हो गया है, जी तो उसमें से इंटरेस्टिंग लोगों ने ये कहा कि लगभग 20% हम मान सकते हैं। जी जब मैंने उनको पूछा कि कौन कौन से एरियाज हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि फिजिकल जो एक्सेसिबिलिटी है, अब पहले के कंपैरेटिवली रैम्प्स वगैरह हमें काफ़ी दिख जाते हैं। जी सर। लेकिन मैं कुछ न्यूज़ पढ़ रहा था दिल्ली में, वो उसमें लोगों का एक्सपीरियंस ये है कि आज की डेट में भी बहुत कम होटल्स में रैंप हैं। तो एक तो मेरे को आपसे ये जानना है कि ये स्टडी जो विधि सेंटर कर रहा है, ये जी सिर्फ दिल्ली में ही रिस्ट्रिक्टेड क्यों की गई, क्योंकि पूरे कंट्री में लगभग प्रॉब्लम सेम है। और दूसरा मेरे को आपसे जानना है कि ये जो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी के जो स्टेटस है, ये दोनों जो मैंने आपके सामने बात रखी, और ये कोई डेटा बेस्ड नहीं है, सबने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, इसमें आप कहाँ तक एग्री करते हैं? जी। तो पहले तो कि दिल्ली का फोकस क्यों है, तो इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि प्रिंसिपल या प्राइमरी फोकस दिल्ली में है, बट वो एक्सक्लूसिवली दिल्ली तक सीमित नहीं है। इस पे मैं आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिल्ली क्यों फोकस किया गया, बिकॉज हम एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में डीप में जाना चाहते थे और समझना चाहते हैं, और अभी भी उसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि जो भी सेंट्रल लेवल मैंडेट्स हैं, जैसे अभी तक तो हमारी बात हो गई कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ABCDE चीजें कहता है, या राटूरी जजमेंट ABCDE चीजें कहती है। हाउ फार आर दोज मैंडेट्स बीइंग प्रैक्टिकली ट्रांसलेटेड एट द म्युनिसिपल लेवल? तो ये अगर आप जानना चाहो तो इसके लिए यू हैव टू गो डीप इनटू द म्युनिसिपल फ्रेमवर्क इन अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, कि वहाँ के जो बाय लॉज हैं उसमें क्या एक्सेसिबिलिटी से रिलेटेड कहा गया है, how far our engineers, architects, urban planners on the ground actually applying those mandates, and if they are not, what is happening? तो ये काफी पेचीदा इशू है। हमको लगता तो है कि यार रैंप होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट एक्चुअल में इसको अगर हमको इम्प्लीमेंटेशन देखना है तो काफी डीप में हमको अर्बन गवर्नेंस के नाइसिटीज में जाना होगा। तो वो एक टाइम पे बहुत जगहों पे करोगे तो यू विल स्प्रेड योर सेल्फ टू थिन, और एक भी ठीक से नहीं कर पाओगे। तो इसलिए वी थॉट वी वुड स्टार्ट विद दिल्ली, बट एट द सेम टाइम आई वांट टू क्लैरिफाई कि फोकस सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमने 15 जनवरी को एक वर्कशॉप की थी, ओडिशा SCPD ने बुलाया था, सौम्या में भी गए थे, कि अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर ओडिशा में जो है उसको भी हमने उस टाइम पे स्टडी करके वहाँ पे उनके अर्बन प्लानर्स, इंजीनियर्स वगैरह को गाइड किया था कि लॉ में क्या क्या चीजें करनी जरूरी हैं आपको एक्सेसिबिलिटी के लिए। अभी हम गुजरात में भी ये करने ही वाले हैं, वी आर इन टच विद द कमिश्नर देयर, एंड होपफुली सून वो भी रहेगा। गोवा में भी बात चल रही है, तो इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू दिल्ली। सेकेंडली, जो आपने पूछा कि प्रैक्टिकल लेवल इम्प्लीमेंटेशन कितना है, सो आई मीन आई गेस जैसे सौम्या ने भी कहा, इट इज अ मिक्स्ड पिक्चर एंड देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो जहां तक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है। तो आई थिंक दैट इज अ फेयर असेसमेंट। मैंने भी जो, और एक इसमें जो आपने बोला विच इज वेरी करेक्ट,
कि जो भी अभी हमारे पास अकाउंट्स होते हैं दे आर एनेक्डोटल, कि ये इंसान इस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में गया, उसको एक्सेसिबिलिटी नहीं मिली, तो फिर उस चीज पे हल्ला होता है कि यार अब क्या, ये क्यों हुआ ऐसा। बट वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट एनेक्डोटल, आई मीन ऑफ कोर्स इट हैज इट्स ओन वैल्यू, बट एज अ कंट्री वी नीड टू मूव अवे फ्रॉम दैट टू अ मोर इंस्टीट्यूशनल अप्रोच, कि हम प्रोसेस और डिजाइन में कैसे उन चीजों को इंटीग्रेट करें। दैट हैज टू बी द फोकस रियली। या आई कंप्लीटली एग्री ऑन दैट। सौम्या जी, इस स्टडी को करने की मंशा क्या थी? कैसे जहन में आया कि हमें इस पर रिसर्च करनी चाहिए, और ये पूरी रिसर्च है क्या एक्चुअली? तो अगर शुरू से बात करें तो हमारी टीम जो है डिसेबिलिटी इंक्लूजन एंड एक्सेस विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी में 2019 में ही डिसेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी पे काम रिसर्च शुरू किया गया था। एक हमारी रिपोर्ट आई थी 2022 में बियॉन्ड रीजनेबल अकोमोडेशन नाम की, जिसने हर तरह की एक्सेसिबिलिटी को पूरी तरीके से एनालाइज किया था। ट्रांसपोर्टेशन हो, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्लेसेस, सबको, और क्या लीगल फ्रेमवर्क है। और इसमें कर्नाटका में भी स्पेशल फोकस किया गया था कि कर्नाटका में क्या फ्रेमवर्क है। और इस स्टडी के बाद हम लोगों ने उसके आगे एफर्ट अपना कंटिन्यूड रखा। हमें एक गैप वहाँ नजर आया कि जो इनविजिबल डिसेबिलिटीज जैसे जिन्हें कहा जाता है, जैसे जिन डिसेबिलिटीज के विजिबल मैनिफेस्टेशंस नहीं होते हैं, जैसे हम ऑटिज्म बोल सकते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज बोलते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, तो उन वैसी डिसेबिलिटीज के लिए सिटीज, हमारी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना एक्सेसिबल है, पब्लिक प्लेसेस कितनी एक्सेसिबल है, इस पे हमने इंक्लूसिव अर्बनिज्म नाम की पूरी सीरीज स्टार्ट की थी। तो इसी पूरे एफर्ट में अब हम स्पेसिफिक, जैसे कि राहुल ने कहा, अब हमारी टारगेटेड स्टडी रिसर्च हमारी स्टार्ट हुई थी। तो इसमें हम यहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स तक पहुंचे हैं पूरा सफर तय करने के बाद। पब्लिक बिल्डिंग्स हमें लगता है फिजिकल गेटवेज हैं पब्लिक लाइफ के लिए। अगर आप, जैसे आप सोचे, सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक स्पेसेस जो आपके बेसिक लाइफ की नीड्स के लिए आप कहाँ जाते हैं? आप स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए, हेल्थ केयर के लिए हॉस्पिटल जाते हैं, अपने राइट्स को क्लेम करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसेज जाते हैं। तो ये बिल्डिंग्स ही जब अगर एक्सेसिबल नहीं रहेंगी तो ये सिर्फ इनकन्वीनियंस नहीं है, ये पूरी तरीके से एक्सक्लूजन है, जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए डे टू डे रियलिटी होती है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इसका काफी रैम्पेंट इनएक्सेसिबिलिटी है इंडिया में इस वक्त पब्लिक बिल्डिंग्स की। तो ये पूरा मोटिव था कि, लेकिन अब लॉयर्स की तरह, जैसे कि हम दोनों लॉयर्स हैं हमारी टीम में, हम लोग लॉयर्स हैं, तो हम लॉयर्स की तरह सोचें तो कहाँ गैप हमें दिख रहा है। तो हमारे लेंस से गैप रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमें देखना था कि सेंट्रल लेवल पे तो लॉ है, आरपीडब्ल्यूडी है जिसकी हमने बात की थी, पर ग्राउंड लेवल पे क्या वो आरपीडब्ल्यूडी रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैसे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे, जैसे स्टेट लेवल पे अलग रेगुलेशंस होते हैं, बायलॉज होते हैं, तो आरपीडब्ल्यूडी का जो मैंडेट है वो वहां तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। और अगर वो नहीं पहुंच रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये हमें, इस चीज का हमें रिसर्च करना था कि एक्सटेंट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है, क्या रोड ब्लॉक्स हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं। तो ये पूरा एक ओवरव्यू और एक पूरा रैशनल है व्हाई वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट। राहुल साहब, किन बिंदुओं पर आपने इस रिसर्च में काम किया है? कितने वर्टिकल्स पे आपने इस रिसर्च में काम किया है, और मेथोडोलॉजी क्या है? जी, तो अभी एक तो चीज मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अभी जो फाइनल रिसर्च प्रोडक्ट है वो अभी आने का है, इन द सेंस उस पर अभी काम चल रहा है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक क्या किया है और आगे क्या करना है। अभी तक हमने बेसिकली जो, एक तो ये है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में क्या रिक्वायरमेंट्स है, या इंटरनेशनली इंडिया के क्या ऑब्लिगेशंस हैं यूएन सीआरपीडी के अंतर्गत ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स, एंड केस लॉ में ये कैसे डेवलप हुआ है, कोर्ट्स ने क्या कहा है। पहला तो ये फोकस था। दूसरा, दिल्ली में फिर अगर हम देखें जो म्युनिसिपल फ्रेमवर्क है, क्या हद तक वो इसको रेप्लिकेट करता है, इम्प्लीमेंट करता है, एंड क्या शॉर्टफॉल्स हैं उस पर्टिकुलर चीज में, जो मैं बता भी सकता हूँ आपको जैसे हम आगे बढ़ते हैं। तो कि क्या क्या हमारे क्रिटिकल फाइंडिंग्स हैं, जो हमने अभी सैटरडे को एक 4 पेज का नोट रखा था, जो हमारा एक क्लोज डोर राउंड टेबल डिस्कशन हुआ था, जिसमें डिसेबिलिटी राइट्स एक्सपर्ट्स आए थे तरह तरह की जगहों से,
जिनको हमने वो शेयर किया और उनसे इनपुट्स मांगे, राइट। तो एक तो वो हो गया कि क्या गैप्स हैं। तीसरा फिर व्हाट आर सम रिकमेंडेशंस फॉर रिफॉर्म। नेचुरल सी बात है कि प्रॉब्लम्स को फिर कैसे सॉल्व किया जाए। तो इस पे अभी तक हमने एक अब्रिविएटेड फॉर्म में एक 4 पेजर नोट रिलीज किया था जो इस पे डिस्कशन हुई थी। अब उसी को थोड़ा सा एक्सपैंड करके और क्या क्या चीजें हैं जो फाइन ट्यून करनी जरूरी है दिल्ली में, ताकि ज्यादा बेटर मैंडेट इम्प्लीमेंट हो एक्सेसिबिलिटी का, उस पे फोकस रहेगा। एंड फिर अल्टीमेटली ऑफ कोर्स विधि का यही एम रहता है कि इट्स नॉट जस्ट एन एकेडमिक एक्सरसाइज कि मान लो एक रिपोर्ट बनाई और फिर भूल गए क्या हुआ उसका। द आइडिया इज टू engage with appropriate government authorities at the central and state level to implement those suggestions। मतलब एक्चुअल में गवर्नमेंट को हैंड होल्ड करें और जो कुछ चेंजेस कराने हैं म्यूनिसिपल लॉज में वो कराएं, ताकि प्रैक्टिकल लेवल पे इसका फर्क दिखे। तो वो चीज अभी दैट इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, उस पे अभी काम बचा है। बिल्कुल, अब उसी पे ही आते हैं और दोनों से चाहूंगा आपके एक्सपीरियंसेस आप शेयर करें। तो सौम्या जी, आपसे शुरू करते हैं, क्या फाइंडिंग्स है? जैसे कि स्टार्टिंग में हमने बोला था कि अभी हम स्टार्ट दिल्ली से कर रहे हैं और फिर बाकी रीजन्स पे हम ये रेप्लिकेट करेंगे। तो दिल्ली में हम लोगों ने जो दिल्ली का फ्रेमवर्क है पूरा, बिल्डिंग एक्सेसिबिलिटी फ्रेमवर्क जो है कि बिल्डिंग्स पे कौन से रूल्स क्या अप्लाई करता है और उसमें एक्सेसिबिलिटी कैसे इंश्योर होती है, इस पूरे फ्रेमवर्क को हमने स्टडी किया और उससे हमने कुछ गैप्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं। तो वो गैप्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। तो दिल्ली में फ्रेमवर्क ये है कि दिल्ली में यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज हैं, यूबीबीएल जिन्हें कहा जाता है। तो ये हर सारी बिल्डिंग्स जो भी दिल्ली में पब्लिक बिल्डिंग्स और बाकी बिल्डिंग्स जो बनती हैं उनको ये बायलॉज के साथ कंप्लाई करना होता है। इन बायलॉज में एक चैप्टर एक्सेसिबिलिटी पे है और जो पब्लिक बिल्डिंग्स के लिए कि वो कैसे एक्सेसिबल बनाई जाए। और जो बॉडीज हैं जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, जो ये 4 बॉडीज हैं, ये 4 बॉडीज अपने अपने रीजन में जब कोई भी बिल्डिंग बनती है तो उनको जो बिल्डिंग का सैंक्शन होता है, सर्टिफिकेट होता है, ये बॉडीज प्रोवाइड करती हैं। तो ये सैंक्शन और सर्टिफिकेट्स देते टाइम वो ये देखती हैं कि आपने बायलॉज के साथ कंप्लाई किया है कि नहीं किया। तो ये रहा है फ्रेमवर्क। अब इस फ्रेमवर्क में कमी ये है कि आरपीडब्ल्यूडीए, सबसे पहली बात, आरपीडब्ल्यूडीए बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं वो रूल्स जब तक कंप्लाई नहीं होते तब तक ये सैंक्शंस और सर्टिफिकेट्स नहीं दिए जा सकते। लेकिन जो बायलॉज हैं अभी दिल्ली के, वो ये रूल्स 2016 के सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को अभी इस टाइम पर रेफर करते हैं, जो कि पुराने रूल्स है। तो पहला प्रॉब्लम ये है कि वो आउटडेटेड रेफरेंस है, तो जो आरपीडब्ल्यूडीए के सिंक में नहीं है। दूसरा ये है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के लिए बोलते हैं कि फॉर एडिशनल और डिटेल्ड रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को देखें एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो वो उनको सप्लीमेंट्री रूल्स की तरह, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को बायलॉज सप्लीमेंट्री रूल्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ना कि प्राइमरी रूल्स की तरह। तो ये एक दूसरा बहुत बड़ा गैप है। तीसरा बड़ा गैप है कि रेट्रोफिटिंग की हमने बात करी। रेट्रोफिटिंग के लिए जो दिल्ली के बायलॉज हैं वहाँ पे कोई प्रोविजंस नहीं है कि वो रेट्रोफिटिंग कैसे की जाएगी, क्या ऑडिट्स किए जाएंगे, क्या प्रोविजंस होंगे उसके लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जिस चीज़ की बात करें, तो अगर जब ये सर्टिफिकेट्स और सैंक्शंस ये एनडीएमसी और एमसीडी इन बॉडीज के द्वारा जब बिल्डिंग्स को प्रोवाइड हो रहे हैं और इसमें उनको एक्सेसिबिलिटी से कंप्लाई करना जरूरी है जो कि बायलॉज में दिया हुआ है, पर तो भी क्योंकि बिल्डिंग्स तो अभी भी इनएक्सेसिबल बन रही हैं, तो फिर ये सर्टिफिकेट्स और सैंक्शंस कैसे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्प्लीमेंटेशन गैप है कि बिना एक्सेसिबिलिटी को जांचे परखे ये सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। तो इसमें भी दिल्ली के बायलॉज में एक कमी है कि कोई मैकेनिज्म नहीं है एक्सेसिबिलिटी चेक करने के लिए। जैसे अगर किसी बिल्डिंग को फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट चाहिए तो उनको दिल्ली फायर सर्विसेज के पास जाना ही जाना पड़ता है, तो जिससे उन्हें एनओसी और वो मिल पाता है कि वो अपनी बिल्डिंग बना पाए। लेकिन एक्सेसिबिलिटी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि आप किसी एक्सेसिबिलिटी एक्सपर्ट को कंसल्ट कीजिए फिर आपकी बिल्डिंग बनाइए, या कोई ऑडिट हो जिससे पता चले
कि बिल्डिंग एक्सेसिबल है या नहीं है। तो जो बेसिकली बॉटम लाइन ये है कि कोई मैकेनिज्म ही नहीं है दिल्ली के बायलॉज में अभी ऐसा जो ये इंश्योर कर पाए कि कोई भी बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग अगर वो बन रही है तो वो एक्सेसिबल हो, और बिना एक्सेसिबिलिटी के वो पास ना हो, उनको सर्टिफिकेट्स ना दिए जाएं। इनके ये मेन जो इश्यूज थे। इसके बाद कुछ इश्यूज ऐसे भी हैं कि कौन किसको पेनल्टी, अगर कोई एक्सेसिबल नहीं बन रही है बिल्डिंग तो किसकी पेनल्टी है, ओनर की है या फिर आर्किटेक्ट की है, इंजीनियर की है, ये वेगली डिफाइंड है बायलॉज में। और उसके बाद बहुत जैसा कि अभी राहुल ने बताया कि बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है दिल्ली का, स्पेशली देयर सेंट्रल गवर्नमेंट, CPWD, PWD एंड DDA, NDMC, MCD, बहुत सारी बॉडीज इन्वॉल्व है। तो कब किसका काम है, कौन सा काम, कौन सी बिल्डिंग किसके ज्यूरिसडिक्शन में आती है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इस वक्त दिल्ली में कोई कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म भी नहीं है कि जिससे कोऑर्डिनेट किया जा पाए कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस बेसिस पे वो बिल्डिंग्स को एक्सेसिबल बनाया जाए। और आखिरी ये कुछ जो तमाम गैप हम लोगों ने स्टडी करे हैं, इनके अलावा एक आखिरी गैप ये हमने देखा है कि सेंसिटाइजेशन और लैक ऑफ अवेयरनेस, ये अभी इसकी बहुत कमी है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को और बहुत बार प्रोफेशनल सच एज इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स को पता ही नहीं है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिलहाल क्या लॉ है, क्या मैंडेट है। जब इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा तो वो इम्प्लीमेंट कैसे होगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक एडिशनल गैप है कि लैक ऑफ अवेयरनेस, जो कि डिसेबिलिटी राइट्स रेल में एक बहुत ही कॉमन गैप हम जिसे कह सकते हैं। तो ये इन समरी में बोला जाए तो ये हमारी कुछ 6-7 जो हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं इस प्रोजेक्ट में, ये वो। नहीं, ये बड़े इंपॉर्टेंट बातें आपने की है और मोरलेस पूरे देश में सिचुएशन ऐसी है कंप्लाइंस सर्टिफिकेट को लेके, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं रूल्स रेगुलेशंस की। और सबसे बड़ी चीज जो आपने कहा कि अकाउंटेबिलिटी किसकी है, ये क्लैरिटी नहीं है, तो इससे हर किसी को एक एस्केप मिल जाता है। और मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे, जब मैं ये वाले शो करता हूं तो बहुत सारे लोगों का मुझे ये फोन आता है जो इस डोमेन के एक्सपर्ट भी होते हैं कि अच्छा ये वाली चीजें भी थी, क्योंकि लोगों को लगता है कि ये इश्यूज बहुत इजी है, बहुत राइट। सिंपल इश्यूज हैं। लोगों को लगता है कि हमने बोल दिया यार एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं है, DPWD क्या कर रहा है इसके ऊपर। लेकिन राइट। कितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व है, जैसे आप लोगों ने बताया, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसमें बहुत सारी बॉडीज इन्वॉल्व है। बिल्कुल। जी। तो राहुल साहब, आप इसमें कुछ फाइंडिंग्स में ऐड करना चाहेंगे? और दूसरा मैं साथ ही साथ आपसे पूछ लूं कि राजीव रतूड़ी साहब की अगेन जजमेंट हम्म। कितना बड़ा रोल प्ले करने वाली है, क्योंकि ये सारी जो लड़ाई वही है कि कंप्लाइंस नहीं अगर होता तो उसके बाद क्या। तो उसके ऊपर जो अभी तक की खबरें आ रही हैं डिपार्टमेंट से, वो यही आ रही हैं कि पेच भी यहीं पे फंसा हुआ है सबसे ज्यादा, फिजिकल एक्सेसिबिलिटी पे, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। हम्म। तो वो कितनी उपयोगी होने वाली है? जी। तो पहले तो ये है कि जो फाइंडिंग्स है उसमें तो मेरे को और कुछ नहीं ऐड करना। आई थिंक सौम्या ने काफी डिटेल में बताए हैं। रिकमेंडेशंस पे मैं जरूर गौर देना चाहूंगा कि हमारे क्या सजेशंस हैं इन फाइंडिंग्स को एड्रेस करने के लिए। मगर उसके पहले आपने जो राठौरी जजमेंट के बारे में पूछा उसके बारे में थोड़ा सा आई जस्ट सेट आउट माय व्यूज। देखिए, 2-3 एस्पेक्ट्स जो सौम्या ने बोले विच दिस जजमेंट विल हेल्प विद इज कि एक तो अभी के लिए जो हमारे कंप्लायंसेस हैं, और ये चीज मिस्टर अग्रवाल ने भी कही जब वो इवेंट में आए थे कि बहुत सारे कंप्लायंसेस हैं। तो इसलिए किसी को ये नहीं मालूम पड़ता कि क्या चीजें मुझे एक्चुअल में करना जरूरी है और क्या थोड़े से नेगोशिएबल हैं या प्रोग्रेसिवली किया जा सकता है। तो अगर आप 1000 चीजों पे रेड फ्लैग रेज करोगे तो फिर क्या मैंडेट है, जो क्या चीजें बिल्कुल करनी ही करनी है, वो चीज लोगों को नहीं मालूम पड़ पा रही। So the Raturi process will definitely help in arriving at a set of non-negotiables, ताकि एटलीस्ट उससे तो कंप्लायंस हो ही हो। और अगर नहीं हो रहा है तो देन देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेज, आपका सर्टिफिकेट रुक जाएगा एंड अगर सर्टिफिकेट भी गलती से दे दिया तो पेनल्टियां होंगी। ये थ्योरी में है, अभी प्रैक्टिकली कितना हद तक इम्प्लीमेंट होता है, नॉर्म्स क्या फाइनलाइज होते हैं, ये देखना होगा। बट इसमें भी ये जरूरी है
क्योंकि ये चीज हमारे एक स्टेक होल्डर ने कही उस दिन, कि पब्लिक कंसल्टेशन, जो पब्लिक कमेंट स्पेस है, वो जैसे अभी चल रहा है 20 जून तक विद रिस्पेक्ट टू बिल्ट एनवायरनमेंट के जो नॉर्म्स हैं, बिल्ट एनवायरनमेंट के नॉर्म्स के लिए 20 जून तक चल रहा है। तो कंपेयर टू दैट एक कंसल्टेशन होना जरूरी है, क्योंकि पब्लिक कमेंट स्पेस में जो सारी बातें सामने नहीं आ पाती या उसको ठीक तरीके से एड्रेस नहीं किया जा पाता। तो उन्होंने जैसे बताया कि हार्मोनाइज गाइडलाइंस के बनाते टाइम भी कंसल्टेशन नहीं हुआ था पब्लिकली, तो वो होना काफी जरूरी है जब ये नॉर्म्स बनते हैं उसमें भी। दूसरी चीज ये है कि एक बार के लिए ये बन भी गया है तो भी जो म्युनिसिपल लेवल इश्यूज हैं दे विल स्टिल नीड टू बी वर्कड आउट, बिकॉज हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो DEPWD ने अगर बोल भी दिया कि ये नॉन नेगोशिएबल हैं, दैट डजंट मीन कि ऑटोमेटिकली वो अर्बन बिल्डिंग बायलॉज भी मॉडिफाई हो जाएंगे। उनको जा के करवाना पड़ेगा, हर म्युनिसिपल लेवल पे अथॉरिटीज को उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा टू रिफ्लेक्ट द नेशनल लेवल मैंडेट। तो वो चीज अभी भी होनी बची है। तो ये हो गया जहां तक सवाल उठता है राटूरी वाले का। अब अगर मैं आऊं 2 मिनट के लिए जो हमारे रिकमेंडेशंस मैं हैं। आऊंगा राहुल साहब, रिकमेंडेशंस पे आता अच्छा हूँ लास्ट ठीक है, में। आएंगे, ठीक है उससे करें। पहले मैं कुछ रिकमेंडेशन मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट में दें ताकि वो जी सबके सर, दिमाग में रहें। जी सर। उससे पहले जो सिंपल इश्यूज है पहले उसको थोड़ा रिजॉल्व चाहता हूँ, थोड़ा जी क्लैरिटी सर, चाहता हूँ। एक सवाल विशेष तौर पे आपसे है मेरा। जी सर। जब से ये एक्सेसिबिलिटी वाला मुद्दा चला है, गर्म हुआ है, हम्म, इसमें स्टेक होल्डर्स भी टाइम टू टाइम काफी आ रहे हैं। हम्म, हमने देखा कि दिल्ली में कुछ और ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को एक्सेसिबल बनाने की बात कर रही हैं। हम्म, हमने पूरे देश के लेवल पे अलग अलग एनजीओस को इसके ऊपर काम करते हुए देखा है और कर रहे हैं सब अलग अलग अपने रिस्पेक्टिव फील्ड्स में। हम्म, तो क्या ये एक बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि जो बार बार जिसको भी रिसर्च करनी है या जिसको भी काम करना है उसको सारी अथॉरिटीज से मिलना पड़ता है, सबको इनपुट सेम उनको बताना पड़ता है ये प्रॉब्लम है, सब अलग अलग अपनी रिकमेंडेशन लेके आते हैं। तो ज्यादा एनजीओस का एक प्ले में होना, या एनजीओ छोड़ दे, इसको थोड़ा ब्रॉड टर्म में ले, ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस का या ज्यादा लोगों का सेम इश्यूज पे काम करना और विदाउट कोलैबोरेशन अलग अलग तौर पे, वो कितना बड़ा चैलेंज आता है इन चीजों को रिजॉल्व करवाने में? नहीं, डेफिनेटली आई थिंक एक कोलैबोरेटिव अप्रोच तो ऑर्गेनाइजेशंस का होना जरूरी है, ताकि वी डोंट एंड अप रीइन्वेंटिंग द व्हील एंड we can build on each other's work rather than duplicating it. So in principle, I am completely in agreement with your sentiment. However, एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा कि what my experience anecdotally has been कि generally speaking, a majority of organizations are affected by inaccessibility, या फिर उनकी ये चाह है या इच्छा है कि एक्सेसिबिलिटी बढ़े। बट जब हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करें कि क्या क्लियर कट चीजें करनी होगी, गेटिंग योर हैंड्स डर्टी जैसे बोलते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्चुअली फिगरिंग आउट व्हाट आर द थिंग्स दैट आर नीडेड, उस पे मुझे कोई बहुत ऐसे नहीं, मैं नहीं कह सकता कि बहुत क्राउडेड फील्ड है, क्योंकि इतने कोई बहुत ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो मैंने देखा है जो उस लेवल पे काम कर रहे हैं। कुछ कुछ हैं जो काफी अच्छा कर रहे हैं, बट नॉट टू मेनी, आई वुडंट से दैट। तो सौम्या जी, रिकमेंडेशंस पे आने से पहले एक सवाल आपसे भी जानना चाहता हूँ। जी। आरपीडी एक्ट जब आया तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, बहुत ही प्रोग्रेसिव पीस ऑफ लेजिस्लेशन हमारे हाथ में आई है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा, अभी 10 साल होने वाले हैं लगभग, Yes. और अब ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो समझना, मैं लिसनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चाहता हूँ कि 10 साल बाद हम रिसर्च करने के बाद फिगर आउट कर रहे हैं कि यार कंप्लायंस का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। तो जब आरपीडी एक्ट या रूल्स बन रहे थे तो इन चीजों का आपके एनालिसिस के हिसाब से ध्यान क्यों नहीं दिया गया? ये एक्चुअली अगर प्रॉब्लम देखी जाए तो जैसे मैंने अभी इश्यूज के टाइम पर भी इस बारे में थोड़ा सा बात की थी कि सेंट्रल लेवल पे मैंडेट तो है, आरपीडब्ल्यूडी के लैंग्वेज में मैं नहीं कहूंगी कि बहुत बड़ा कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम अभी ये है कि अब ये स्टेट्स जो पूरे हैं जिनका अपने रेगुलेशंस हैं, अपने फ्रेमवर्क्स हैं,
अब अगर 2016 में एक्ट आ चुका है तो अब ये स्टेट्स के ऊपर है कि स्टेट्स अपने फ्रेमवर्क्स को अपडेट करें। अब जैसे कि दिल्ली का मैंने देखा था 2020 में अपडेट हुआ था, जिसके बाद बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी के लिए उन्होंने चेंजेस करे थे। पहले कुछ अलग तरीके का था, फिर उन्होंने कुछ ऐसे प्रोविजंस जोड़ दिए कि आर्किटेक्ट को या प्रोफेशनल्स को साइन करना पड़ेगा कि उनके बिल्डिंग प्लान एक्सेसिबल हैं, ये सब चीजें जो करे थे। लेकिन अभी भी पूरी तरीके से जैसे उन्होंने एक्सेसिबिलिटी को अपने बिल्डिंग बायलॉज में इनकॉर्पोरेट नहीं किया। तबकि देखा जाए तो दिल्ली एक अच्छा ही एग्जाम्पल है बाकी देश में। लेकिन ये हमारे एक राउंड टेबल में भी एक बात, अभी जो राहुल ने बताया उस राउंड टेबल में भी एक बात उठी थी कि सेंट्रल लेवल पे कुछ भी लॉ हो, जब जब एक ग्राउंड लेवल की जब बात आती है, जब कोई प्रोफेशनल कोई बिल्डिंग बना रहा है, कोई ओनर किसी स्टेट में किसी सिटी में बिल्डिंग बनवा रहा है, तो वो देखते हैं कि वहाँ के क्या बाई लॉज हैं, वहाँ के क्या ये ABCD ये 4 चीजें करनी है तो ये हम कर लेंगे। तो वहां पे अब ये भी कह सकते हैं कि RPWD की अवेयरनेस नहीं है, उन्हें पता भी नहीं होगा कि हमको RPWD से कंप्लाई करना भी है। तो इसलिए बहुत जरूरी बात है कि अगर सेंट्रल मैंडेट आ चुका है तो वो उसको एकदम लोकल लेवल तक, म्यूनिसिपल लेवल तक वो को रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर मेघालय, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कोई सी भी स्टेट हो, अगर उनके जो बायलॉज होंगे वहां तक अगर ये नहीं लिखा होगा कि एक्सेसिबिलिटी आपको ये हार्मोनाइज गाइडलाइंस हैं या ये गाइडलाइंस हैं या जो भी अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट्स आ जाए उनके बेसिस पे आपको एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करनी ही करनी पड़ेगी, तो तब तक वो चेंज नहीं आएगा। तो ये मतलब कह सकते हैं अभी हम कि इम्प्लीमेंटेशन में आपकी बात सही है, 10 साल हो गए, टाइम तो बहुत बीत गया है, ये इतना समय नहीं लगना चाहिए था इस चीज में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली दैट्स हाउ लाइक द पिक्चर इज राइट नाउ। बिल्कुल। और जो शो मेरा खास तौर पे बिल्डर या आर्किटेक्ट या अथॉरिटीज सुनेंगे उनके लिए यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ बोलने से भारत महान है महान नहीं होगा, तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर हमें इंक्लूसिव या डेवलप्ड नेशन बनाना है बाय 2047, मैं बोलता हूँ, तो सबको अपनी जी। जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। आप That's right. शॉर्टकट लगा के बातें बनेगी नहीं। That's right. जी राहुल बिल्कुल। साहब, रेकमेंडेशंस पे आते हैं। सवाल तो बहुत सारे हैं और एक आपके लिए सुजेशन भी आया है ऑन रिकॉर्ड। मैं बता दूं कि अभी सौम्या जी ने जो बात की उससे मुझे याद आ गया, एक फीडबैक लिसनर का था कि स्टेट्स के बारे में बहुत कम बात करते हैं। तो राहुल साहब से हम चाहते हैं कि कभी स्टेट्स कहाँ तक कंट्रीब्यूट कर रही हैं और उन्हें क्या करना चाहिए जी। उस पर भी एक शो करें। तो ये मैंने आपके जहन में डाल दिया है, जिस लिसनर का मेरे पास ये फीडबैक आया था। तो होपफुली विल डू सम टाइम। बिल्कुल। तो राहुल साहब बताएं क्या रिकमेंडेशंस हैं। जी, तो अभी जो हमने गैप्स आइडेंटिफाई किए हैं उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन नंबर 1, अर्बन बिल्डिंग यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज 2016, जिसके बारे में सौम्या ने बताया, जिसमें हार्मोनाइज गाइडलाइंस का आउटडेटेड एंड इनसफिशिएंट या वेग रेफरेंस है, इसको क्लैरिफाई करके क्लियर कट बताया जाए कि क्या क्या कंप्लायंसेस करने ही करने होंगे। एक बिल्डिंग का दो इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट्स ध्यान में रखने होंगे। नंबर 1, जब बिल्डिंग परमिट ग्रांट होता है, एंड नंबर 2, जब कंप्लीशन सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। बिल्डिंग परमिट तब होता है जब बिल्डिंग को अप्रूवल दिया जा रहा होता है। अगर तभी आप इन चीजों को क्लियरली बताओ, यू विल हैव टू हैव अ रैम्प, यू विल हैव टू हैव टैक्टाइल पेवमेंट्स, टैक्टाइल पाथवेज या ब्रेल साइनेजेस एंड जो भी कोई अदर नॉन नेगोशिएबल्स हैं, तो at the time when the construction is taking place, these things can be accounted for. वो आपको फिर रियर गार्ड एक्शन नहीं करना पड़ेगा कि जब बन गया उसके बाद, जैसे इंग्लिश में कहते हैं आफ्टर द हॉर्स हैज ऑलरेडी बोल्टेड द स्टेबल, तब फिर कुछ करना पड़े, वैसी वाली बात नहीं है। पहले से ही यू आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट इट इनटू द डिजाइन, राइट। तो एक तो हो गया वो बिल्डिंग परमिट के टाइम, और दूसरा कंप्लीशन सर्टिफिकेट के टाइम क्या क्या चीजें चेक करनी है कि ये हुई है या नहीं हुई है, राइट। तो ये क्लैरिफाई होना चाहिए यूनिफाइड बिल्डिंग बायलॉज में। एंड अगर नहीं हुआ तो किसकी जिम्मेदारी बनती है और क्या उसके अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये क्लैरिफाई करना जरूरी है। तो ये हमारा सजेशन है कि ये सेट आउट किया जाए कि जो अथॉरिटीज वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे रही हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी है कि वो चेक करें
एंड सेकेंडली जो इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट जो बना रहे हैं उनको भी अगर एक बार बता दिया गए, क्योंकि अभी तो वो बोलेंगे कि हमको मालूम ही नहीं है कि क्या मैंडेट है क्या नहीं, बट एक बार उनको एडवांस नोटिस दे दिया जाए इस चीज का, then they should be held accountable if there is non-compliant. That's number one. Number two, जो क्योंकि ये तो बायलॉज के लेवल की बात हो गई। अब ये बायलॉज जो हैं ये दिल्ली में एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली एक्ट है 1957 का, और न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल एक्ट है 1994 का। परसुएंट टू दैट दीज बायलॉज हैव बीन फ्रेम्ड। तो उन एक्ट्स में भी क्लैरिफाई करना रहेगा कि ये चीजें बायलॉज की मस्ट बी कंप्लाइड विद एट द टाइम ऑफ ग्रांट ऑफ बिल्डिंग परमिट्स एंड कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स। तीसरा एक मेजर सजेशन जो आया है वो ये है कि जैसे हमारे रूल 7 है आरपीडब्ल्यूडी रूल्स का, जो बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर होना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि जो भी एजुकेशनल लेवल इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो पाए। सिमिलरली द आइडिया ऑफ हैविंग अ डिस्ट्रिक्ट एक्सेसिबिलिटी ऑफिसर, जो भी 10 अथॉरिटियां होंगी अल्टीमेटली उनको सबको एक इंसान है या एक बॉडी है जो सुपरवाइज करे, मॉनिटर करे और स्ट्रीमलाइन करे, वो होना जरूरी है। अब इसमें मेरा एक सवाल ये भी है कि जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटियां हैं, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट ऑलरेडी उनकी बात करता है, बट कितनी जगहों पे वो कमेटियां फंक्शनल हैं? अगर उनको ही हम फंक्शनल बना दें और उनको ये काम दे दें तो शायद वो बेटर होगा एक नया अथॉरिटी बनाने की जगह, क्योंकि सेक्शन 72 में ऑलरेडी ये रिक्वायरमेंट है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटीज होने का। तो ये एक और सजेशन है कि एक कोऑर्डिनेशन बॉडी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो अवेयरनेस वाला एस्पेक्ट था उसमें ये है कि पीरियोडिक ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। इनका जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज का कैलेंडर है उसमें ये इंटीग्रेट करना होगा कि साल में 2 बार ट्रेनिंग्स होगी ही होगी फॉर अर्बन प्लानर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जो मेरे को अभी इमीडिएटली ध्यान में आ रही हैं जो हमने रेकमेंड की हैं। बिल्कुल। सौम्या जी, मैं चाहूंगा कि अगर आप भी इसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं रिकमेंडेशंस में। दूसरा मैं ऐड करूं आपके लिए, राहुल साहब ने शुरू में एक बात कही थी कि आरपीडी का सेक्शन 45 टॉक्स अबाउट एक्शन प्लान, और शो के दौरान में इन्होंने ये कहा कि हम विधि सेंटर में सिर्फ यही नहीं करते कि रिपोर्ट बन गई, उसके ऊपर भी हम एंगेज करते हैं। तो ये एक्शन प्लान क्या है इस रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट करवाने का, उसके बारे में भी बात करवाएं। जी, वे फॉरवर्ड या जो कहे रिकमेंडेशंस की, आई थिंक राहुल ने काफी परफेक्टली सारे कैप्चर कर लिए हैं। एक मेरा सजेशन है जो कि एग्जैक्टली हमारे गैप्स जो हमने आइडेंटिफाई किए उनको फिल करने के लिए नहीं, पर ऐसे ही एक सजेशन है। आपने मुझसे शुरू में पूछा था कि अभी क्या स्टेट है एक्सेसिबिलिटी का, तो हमारे पास डेटा भी बहुत लैकिंग है। अभी हमें नहीं पता है क्योंकि कोई लेटेस्ट डेटा जो हमारा इस पे है वो 2018 का डेटा है, जो एनएसएस नेशनल सैंपल सर्वे में जो पता लगा था कि कितने प्रतिशत पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को किस स्टेट में बिल्डिंग्स एक्सेस करने में प्रॉब्लम्स होती है। जो हमने देखा था, अगर आप रिपोर्ट में रेफर करें एनएसएस की, तो 60 to 70, 50 to 70% के बीच में हर स्टेट में पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज ने बोला था कि उनको बिल्डिंग एक्सेस करने में डिफिकल्टी होती है। लेकिन ये डेटा बहुत समय हो चुका है, 2018 का डेटा था। तो ये एक डेटा के पॉइंट से एक ये मेरा एक वो है कि ये भी डेटा अपडेट होना चाहिए सर्वेज के माध्यम से या जिस भी माध्यम से हुआ जाए। अभी सुगम्य यात्रा अभियान जो आपको पता है चल रहा होगा, तो उसमें ये होप है कि अगर उससे ये डेटा कलेक्ट हो सके तो उसके माध्यम से ये डेटा कलेक्ट हो पाए। बस यही मेरा सजेशन था। बाकी तो राहुल ने आई थिंक सब कुछ कैप्चर कर लिया है। दूसरा एक्शन प्लान अब हमारा ये है कि हम अपना जो ये रोड मैप जो हम बोल रहे हैं, अभी हम स्टेप बाय स्टेप जो एक डॉक्यूमेंट अभी प्रिपेयर कर रहे हैं विच इज अंडर वे, उसको हम फाइनलाइज करें। उसके बाद हम उसको जो इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स जिनकी राहुल ने स्टार्टिंग में बात की थी, हम डिफरेंट इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स के पास ले जाएं और हम बात करें गवर्नमेंट ऑफिशियल से, म्यूनिसिपल ऑफिशियल से, और हम जाने कि कहाँ इशू हो रहे हैं और कैसे ये रोड मैप जो हम बना रहे हैं ये उनकी डे टू डे प्रोसेस में इनकॉर्पोरेट हो पाएगा कि नहीं। दूसरा, हमारी ये भी एक
एफर्ट रहेगा कि ट्रेनिंग एंड सेंसिटाइजेशन कितना बड़ा गैप है। राहुल, मैंने दोनों ने इस बारे में बात की, आपने भी इस बारे में बात की। तो हम कैपेसिटी, जैसे हमने अभी ओडिशा में जनवरी में एक वर्कशॉप की थी, तो हमारा ये भी एक रहेगा कि हम जो भी इंजीनियर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, अगर हम उनके लिए एक वर्कशॉप अरेंज कर पाए, एक हम उनके लिए उनके साथ सेशन कर पाए जिसमें हम उन्हें बस इतना बता सकें कि क्या क्या मैंडेट है, क्या क्या आप कर सकते हैं, तो एक ये भी हमारा एक्शन प्लान में हमारे एक्शन प्लान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर राहुल, इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग टू दैट। नहीं, मेनली यही रहेगा कि जो म्युनिसिपल अथॉरिटीज हैं उनसे एंगेज करके ट्राइंग टू इम्प्रेस अपॉन देम कि क्या क्या चेंजेस करने हैं, विच इज गोइंग टू बी द हार्डेस्ट पार्ट टू एक्चुअली build those partnerships with those authorities and trying to convince them, because इस time पे it's not something which is on their radar for many authorities, तो वो उनके radar पे आए, proactively steps लिए जाएं, that has to be the focus। बिल्कुल, डेटा की बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही सौम्या जी। ये अनफॉर्चुनेट है, मैं जहां भी जाता हूं अपने लेक्चर देने में हमेशा बात करता हूं कि डेटा पे काम करना बड़ा जरूरी है, फॉर्म पॉलिसीज तभी बनेंगी। इसमें एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूं लिसनर्स की क्लैरिटी के लिए। अभी हमने हालांकि इसमें जैसे आपने पहले ही जिक्र कर दिया है कि स्पोर्ट्स का अगर काम होगा तो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, जिसका एरिया में काम होगा वो मिनिस्ट्री भी इन्वॉल्व होगी। लेकिन अगर हम अपने एमएसडी का बजट देखते हैं डिपार्टमेंट का, और डिसेबिलिटी पे स्पेसिफिकली हम बजट देखते हैं, तो जीडीपी का 0.02%, जबकि ये ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा वगैरह में 0.5 या 6% है। बजट कितना बड़ा इशू है, इस पे हम बहुत कम बात करते हैं। राहुल साहब, बजट वाला जो एस्पेक्ट है उसको भी मैं आपके जहन में लाना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ये सब करने के लिए एट द एंड ऑफ द डे यू नीड बजट। That's right। तो उस पे हम क्या लैग कर रहे हैं, या आपके हिसाब से बजट इनफ है इन चीजों को करवाने के लिए? तो इस पे दो चीजें हैं जो मेरे ध्यान में आती हैं, एंड देन सौम्या कैन ऑब्वियसली ऐड एनीथिंग दैट शी वांट्स टू से। एक तो ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है कि एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इट इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शन, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है। बट इवन एज वी डू दैट, दो बातें जो ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट है। नंबर वन, ऐसा नहीं है कि अभी जो बजट एलोकेट हो रहा है वो भी पूरी तरह यूज हो रहा है जैसे पिछले साल। और मैं इस पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं जो शशांक वगैरह जो लोग लिखते हैं इस पे उनका पढ़ता हूँ, तो उस बेसिस पे मुझे जानकारी मिलती है कि 1100 करोड़ रफली एलोकेट हुआ था, और उसमें भी यूसेज नहीं हुआ है पिछले 3-4 सालों में। अगर आप देखें तो एक साल 2021 में तो करीबन 1100 करोड़ एलोकेट हुआ था और सिर्फ 700 करोड़ और यूज हुआ था। बट इवन अदरवाइज 90% के आसपास है, 90-95%। ऐसा नहीं कि पूरा 100% यूटिलाइजेशन हो रहा है। और अगर आप 5% भी 1100 करोड़ का लेकर के चलो तो दैट वर्क्स आउट टू अबाउट 55 करोड़ रुपीज। और आप सोचो अगर मेरे को कोई 55 करोड़ दे कुछ करने के लिए डिसेबिलिटी में, तो मतलब वो तो मतलब बहुत बड़ा अमाउंट है। यहाँ पे तो लाखों लाखों के ऑर्गेनाइजेशन में मारामारी चल रही होती है कि डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग कहाँ से आएगी, राइट? तो इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट जो शॉर्टफॉल हो रहा है वो भी। दैट्स नंबर वन। नंबर टू, जैसे ये बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग वाली बात है, इसमें डोमेन मिनिस्ट्रीज का भी बजट में इसको इंटीग्रेट करना जरूरी है। अभी तक हो रहा है या नहीं है, ये चीज एक देखनी पड़ेगी। बट सिर्फ डीपीडब्ल्यूडी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये ऐसी चीज है कि जो एमसीडी है, एनडीएमसी है, इनके सबके बजट में भी एक लाइन आइटम होना चाहिए एक्सेसिबिलिटी का। ना प्रीटी श्योर नहीं होगा इस टाइम पे, तो वो भी एक चीज है जिसपे फोकस करना जरूरी है, ना कि सिर्फ डीपीडब्ल्यूडी पे। बिल्कुल। सौम्या जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? तो कुल मिला के जरूरत तो है बजट इनहेंस करने की, बट इवन मोर देन दैट जो मिल रहा है अभी उसको फुल यूटिलाइज करने की भी इक्वली जरूरत है। उसके लिए तो गवर्नमेंट को मैं बार बार कह चुका हूँ बार कि अपना प्रोसेस सिंप्लीफाई करो। ऐसा नहीं है कि बजट की यूटिलाइजेशन होती नहीं है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने लेना बंद कर दिया, क्योंकि इतना ज्यादा कंप्लायंस और इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि बंदा काम कब करेगा। जी जी सौम्या जी। बजट की जो दूसरा पॉइंट राहुल ने बोला, मैं उस पे ही थोड़ा सा वही और ही बोलना चाहूंगी कि ये देखा जाता है कि बस डीपीडब्ल्यूडी का काम है एलोकेट करना, और वहीं से ही मतलब सिर्फ वही उनका ही एलोकेशन है।
तो यहाँ पे भी सारा बाकी सेक्टर स्पेसिफिक जो मिनिस्ट्रीज हैं उनका भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी कोऑर्डिनेट करे DPWT के साथ। जैसे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का अगर एग्जांपल लें तो उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री भी होती है, कभी एडुकेशन भी होता है, कभी सोशल वेलफेयर भी होता है। तो वहाँ पे एक कोऑर्डिनेशन होता है कि अगर कैंप्स जैसे स्कूल में लगाए जा रहे हैं असेसमेंट के लिए, तो उसके लिए समग्र शिक्षा से आएगी फंडिंग, और उसके बाद हेल्थ से डॉक्टर्स आएंगे जो कि असेस करेंगे। तो ये एक मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन का फ्रेमवर्क अच्छा है, पर किसी तरह का कोऑर्डिनेशन है। और सोल बर्डन जो है वो सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री का नहीं है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन से रिलेटेड जो भी है वो सिर्फ उनके ही जेब से आएगा। तो एक ये सारी जो हॉरिजॉन्टल है डिसेबिलिटी का, ये ऐसा नहीं है सिर्फ DPWD का काम है, सारी मिनिस्ट्रीज में, क्योंकि डिसेबिलिटी तो इट्स क्रॉस कटिंग, तो सबका ये सबकी तरफ से होना चाहिए कि वो भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स देयर आर इन प्लेस एंड दे आल्सो लाइक एलोकेट देयर बजट्स अकॉर्डिंगली। जैसे समग्र शिक्षा में इंक्लूजन का काफी कंपोनेंट है, तो ऐसे बाकी मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स में भी बाय डिफॉल्ट जहाँ पे जैसे फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी है उनका, उसमें उनका बाय डिफॉल्ट होना चाहिए कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए उनका एलोकेशन भी वहाँ पे होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दिस। बिल्कुल। तो राहुल जी क्या रहेंगे क्लोजिंग कमेंट्स, और अगर कुछ मैंने नहीं पूछा जो आपको लगता है कि वो मिस हो गया इस शो में, तो वो भी आप रख सकते हैं बात। नहीं, क्लोजिंग कमेंट यही रहेगा कि दिस द काइंड ऑफ वर्क दैट विधि डज, फॉर एग्जांपल लीगल पॉलिसी रिफॉर्म्स परस्यू करना ऑन इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग एक्सेसिबिलिटी, ये भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट काइंड ऑफ एरिया है, बिकॉज इसके बेनिफिट्स इमीडिएटली आपको नहीं दिखेंगे अगर आप एक पॉलिसी बदलाव कर रहे हो, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विल बिगिन टू सी जैसे मैंडेट स्ट्रेंथन होते हैं उसका ग्राउंड लेवल पे क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है। ये इस तरीके का काम है विच रिक्वायर्स सम पेशेंस एंड परसिस्टेंस, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट प्रोड्यूसेस रिच रिजल्ट। बिल्कुल। सौम्या जी क्या रहेंगे फाइनल वर्ड्स? ये मतलब मैं तो कहूंगी कि हमारा होप है, जैसे कि राहुल ने कहा, उसके कंटिन्यूएशन में इफ आई वुड लाइक टू से दिस इज द होप दैट देयर इज अ सेंट्रल मैंडेट, इट्स वेल रिटन, देयर आर मैकेनिज्म्स इन प्लेस, उनको बेहतर बनाया जाए, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। डेटा की बात की, डेटा कलेक्ट किया जाए प्रॉपरली, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। ये कुछ 4-5 एसेंशियल पॉइंट्स हैं। बस इस पूरे फ्रेमवर्क में ये जो गैप्स जो ये हैं इनको फिल किया जाए, और जैसे कि ये भी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन और इन सब से पहल हो चुकी है, तो वी जस्ट नीड दैट एफर्ट टू पुश टू द लास्ट लेग ऑफ एक्सेसिबिलिटी। सो दैट्स इट। देयर शुड बी जस्ट we should like aggressively go for implementation of the central mandate, which should be reflected in every part of the country. बिल्कुल। मुझे लगता है कि जब भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो रेडियो उड़ान आपके लिए सबसे पहले शो लेके आता है, और मैं आपको भी सौम्या जी कहना चाहता हूँ, जब भी आपको लगे कि कोई आपकी रिपोर्ट आ रही है, रिसर्च आ रही है, तो यू आर मोस्ट वेलकम, क्योंकि कम्युनिटी को और लोगों को अवेयर करना वो बहुत ज़रूरी है, और सरल भाषा में उनकी ही लैंग्वेज में जब हम उनको बताते हैं, चीज़ें समझ आती हैं, तो वो लोग भी मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं। थैंक यू सो मच आप दोनों का। थैंक यू सो मच। तो लिसनर्स, बात की आज हमने राहुल बजाज साहब से और सौम्या जैन जी से, जिन्होंने एक्सेसिबिलिटी ऑफ पब्लिक बिल्डिंग्स के बारे में बताया, क्या चल रहा है दिल्ली में, किस तरह की फाइंडिंग्स है, क्या रिकमेंडेशंस है, किस तरह का एक्शन प्लान है। अगर आप भी डिसेबिलिटी के किसी सब्जेक्ट पे काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो लोगों तक पहुंचे, तो आप रेडियो उड़ान पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगले सप्ताह मुलाकात होगी किसी और पर्सनैलिटी के साथ। दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। कानूनी चुनौतियों का सामना करना कठिन है। अगर आप दिव्यांग हैं तो कानूनी मुद्दे और भी जटिल हो सकते हैं। इसीलिए हम लाए हैं आपके लिए जस्टिस कनेक्ट। जस्टिस कनेक्ट, अ प्रो बोनो लीगल एडवाइस, यानी निशुल्क कानूनी सलाह। हर गुरुवार शाम 5:30 से 6:30 बजे तक राहुल बजाज और अमर जैन जुड़ेंगे आपसे
ताकि आपको मिले एक अनुभवी, समर्पित और सर्वोत्तम न्याय मार्गदर्शन। जस्टिस कनेक्ट दिव्यांगजन के अधिकार, पारिवारिक न्याय, संपत्ति कानून और शिक्षा कानून में विशेषता रखता है। हर गुरुवार कॉल करें राहुल बजाज 9890281068 पर, अमर जैन 9892622230 पर। जस्टिस कनेक्ट, अब लीगल एड सबके लिए। बड़ी खुश दिख रही हो। एक्चुअली बड़े अरसे से सुधा मूर्ति की एक ऑडियो बुक ढूंढ रही थी, आज मिली है। अरे बहुत लकी है तू, हमारे गांव में तो इंटरनेट ही नहीं है। अरे तुम्हें मालूम नहीं, अब ऑडियो बुक सुनने के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं है। नैप दिल्ली ने लॉन्च की है IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी श्रवण। इतनी लंबी किताब फोन पे कैसे पढ़ेंगे? अरे पॉज, रिवाइंड, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट चैप्टर जैसे बहुत से फीचर्स हैं वहाँ। अच्छा, तो मुझे कॉल कहाँ करना होगा? ये नंबर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर ले, 08071175215। लाइब्रेरी की मेंबरशिप भी है कोई? हाँ, सिर्फ नैप दिल्ली की मेंबरशिप ही काफी है। इससे रिलेटेड अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो 8826261166 पर कॉल कर सकती हो। और हाँ, अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट रेडी रखना। थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन यार, फिर तो मुझे आज ही नैप दिल्ली की मेंबरशिप लेनी होगी। तो अगर आप भी IVR बेस्ड ऑडियो बुक लाइब्रेरी का लाभ उठाना चाहते हैं तो आज ही कॉल करें 08071175215। हेलो बेटा, पराठे खा लिए क्या? नहीं खाए पापा। सुबह 4 बजे उठ के तेरे सफर के लिए पराठे बनाकर तेरी बैग में रखती हो, तूने खाए नहीं। भूख तो इतनी लगी थी पापा, पर आप टिफिन के साथ हैंड वॉश रखना ही भूल गए। बिना हैंड वॉश पराठे कैसे खाऊं? सेवलॉन स्वस्थ इंडिया कहता है, अगर जर्म्स और बीमारियों से रखनी हो दूरी तो खाने से पहले हैंड वॉश है जरूरी।